हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग एमएमआर पढ़ रहे थे, यानी मेटेलिफेरस माइंस रेगुलेशन 1961। ये हम लोग फिलहाल में अभी कुछ दिनों से पढ़ रहे थे। इसमें जो चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 की बात करो तो यूं मिला के कहा जाए तो वाइंडिंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ मैन एंड मटेरियल, वाइंडिंग इन शाफ्ट। तो इसमें हम लोग रेगुलेशन नंबर 78, 79 है ना, 80, 81 ये सब बहुत सारे कर चुके थे। मतलब बेसिकली 78 से लेकर के 83 तक हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग 84 रेगुलेशन नंबर को डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर आपका 4 लिखा हूँ, सॉरी, यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है, इसको हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली निकाल लेते हैं टॉपिक को और आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए क्लासेस रेगुलर किया कीजिए। अगर मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल रहा हूँ तो बाकी अलग अलग फोल्डर में मैं मटेरियल डाल के रखा हूँ। स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके बाकी पोर्शन को भी आप कवर कीजिए, ठीक है। चलिए मैं डिस्कस करता हूँ डायरेक्टली इसको, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट को रिवाइज कर देना ज़्यादा अच्छा रहेगा, आई थिंक। देखिए कुछ चीज़ों को मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले डेप्थ ऑफ शाफ्ट से कुछ चीज़ें कनेक्टेड है। डेप्थ ऑफ शाफ्ट से कुछ चीज़ें कनेक्टेड है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि बताइए मिनिमम डेप्थ ऑफ शाफ्ट कितना होगा, मिनिमम डेप्थ ऑफ शाफ्ट कितना होगा कि इस केस में हमको गाइड लगाना पड़े। यानी कि जो आप शाफ्ट लगाते हो, शाफ्ट में जो केज लगाते हो, वाइंडिंग सिस्टम लगाते हो, तो उस वाइंडिंग सिस्टम के लिए आपको गाइड लगाना पड़ता है, ठीक है, गाइड लगाना पड़ता है। ये आप कब करते हो? इसके बाद आपसे ये कभी कभी पूछ सकता है कि बताइएगा मिनिमम डेप्थ ऑफ शाफ्ट कितना होगा, कि उस केस में आप क्या करोगे? प्रोटेक्टिव रूफिंग लगाओगे, ठीक है। क्या करोगे? प्रोटेक्टिव रूफिंग लगाओगे। प्रोटेक्टिव रूफिंग मैं समझा दूंगा, एक मिनट। प्रोटेक्टिव रूफ लगाओगे सबसे पहले तो बॉटम में पूछ सकता है, फिर पूछ सकता है कि प्रोटेक्टिव रूफिंग लगाओगे केज का पूछ सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जो देखा गया है कि कुछ लगातार पूछा गया है। फिर आपसे कभी पूछ सकता है कि बताइए शाफ्ट का डेप्थ कितना से ज्यादा होगा, तो उस केस में आपको ऑटोमेटिक स्पीड इंडिकेटर लगाना पड़ेगा। ऑटोमेटिक स्पीड इंडिकेटर लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे सवाल है जो आपके वाइंडिंग के चैप्टर में बनते हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, है ना, एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं गाइड के ऊपर। आखिर गाइड होता क्या है तो मैं आपको समझा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। एक काम करते हैं, हम लोग गूगल बाबा का मदद लेते हैं। इसमें आपको एक अच्छा इमेज अगर मिल जाए तो आपका क्लियर होना में बहुत सुविधा हो जाता है। एक सेकेंड यार, ये क्या हो रहा है? क्रोम सेटअप करो। अरे भाई, एक्चुअल में क्लास कराते कराते दिमाग में आता है ये सब चीजें, है ना। लिफ्ट लिखना चाहता हूँ, लाइफ लिखा गया था ये। देखिए गाइड क्या होते हैं और किस टाइप के ये बने होते हैं वो अब मैं इस फोटो के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा। जो केज होता है ना, केज में भी कुछ ऐसा ही होता है। यानी कि बीच में क्या होता है? बीच में आपका लिफ्ट होता है। लिफ्ट के आजू बाजू में एक तरह से कहा जाए तो रेल का पटरी जैसे बिछाते हो ना जमीन पे, ऐसे ही आपका जो पिलर है यानी दीवार है, यानी शाफ्ट का जो पिलर है, ठीक है, शाफ्ट का जो सरफेस है, उस पर आप क्या करते हो? उस पर एक गाइड बनाते हो। गाइड मतलब इस टाइप का रेल जैसा ही रहता है पूरा स्ट्रक्चर, उसको बांधा जाता है पूरी तरह से, उसको ग्राउंड किया जाता है और फिक्स कर दिया जाता है। अब जो आपका लिफ्ट चलेगा वो इन दोनों के बीच में घसड़ते हुए चलेगा। घसड़ते हुए मींस का मतलब उसके हेल्प से चलेगा, उसके सपोर्ट से चलेगा, ठीक है।
इस टाइप के अरेंजमेंट आप अगर देखे हो लिफ्ट में, इस टाइप के अरेंजमेंट अगर आप देखे हो लिफ्ट में, ठीक है, तो ये सब जनरली जो आप देख रहे हो ये गाइड कहलाता है। गाइड 4 भी लगा सकते हो आप चारों कॉर्नर पे, या फिर आप बीच में भी एक सपोर्ट दे सकते हो, इसको हम लोग गाइड कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा किसको कहते हैं, आपसे पूछेगा बताए भाई कि शाफ्ट का डेप्थ कितना से ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग गाइड लगाते हैं। तो क्वेश्चन काफी बार पूछा है, तो आपको कहना है कि जब भी शाफ्ट का डेप्थ 45 मीटर से ज्यादा हो जाता है तो उस केस में हमको गाइड लगाना पड़ता है। इसके बाद कहा जाएगा कि मिनिमम शाफ्ट का डेप्थ कितना से ज्यादा हो जाएगा तो आप प्रोटेक्टिव रूफिंग लगाएंगे। प्रोटेक्टिव रूफिंग कहाँ पे, बॉटम में। अब ये क्या होता है समझिएगा, ये आपका शाफ्ट है, शाफ्ट में मान के चलिए केज चलता है, नीचे में कोई आदमी काम कर रहा है, ठीक है, या नीचे से आना जाना कर रहा है, तो हो सकता है पत्थर निकल के टूट के इसके ऊपर गिर जाए, चोट लग जाए। तो एक डेप्थ होता है पर्टिकुलरली, अगर उस डेप्थ से ज्यादा हो जाता है तो उस केस में हमको जो नीचे में आदमी काम कर रहा है उसके ऊपर में एक छत लगाना पड़ता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव रूफिंग। क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव रूफिंग कहते हैं कि हमको छत लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये कब करते हैं, जब शाफ्ट का डेप्थ 30 मीटर प्लस हो जाता है तो हमको प्रोटेक्टिव रूफिंग लगाना पड़ता है बॉटम में। बॉटम मतलब कि जो शाफ्ट का बॉटम होता है वहां पे प्रोटेक्टिव रूफिंग लगाना पड़ता है। अब ये क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जो आपका शाफ्ट है, शाफ्ट का डेप्थ कितना से ज्यादा हो जाएगा तो जो आपका केज होता है, केज के ऊपर में, यानी सिर्फ ऊपर में मतलब केज में, जैसे केज में आप खड़े हो अंदर में, तो केज में आपके माथा के ऊपर में, आपके मुड़ी के ऊपर में, आपके सिर के ऊपर में एक तो छत लगा रहता है, उस छत को भी हम प्रोटेक्टिव रूफिंग कहते हैं। तो कहता है कि शाफ्ट का डेप्थ कितना से ज्यादा हो जाएगा तो जो आपका केज है, केज में आपके सिर के ऊपर में ऐसा प्रोटेक्टिव रूफिंग लगा रहेगा, यानी केज का प्रोटेक्टिव रूफिंग लगा रहता है। तो केज का तब लगता है जब 150 मीटर प्लस हो जाता है डेप्थ, यानी शाफ्ट का डेप्थ अगर 150 मीटर से ज़्यादा हो जाए, शाफ्ट का डेप्थ अगर 150 मीटर से ज़्यादा हो जाए तो उस केस में प्रोटेक्टिव रूफिंग। ये सब पॉइंट नोट करते जाना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मेरे दिमाग में कब कौन सा पॉइंट आएगा मुझे खुद नहीं पता रहता है, इसीलिए नोट करते जाना। तो शाफ्ट का डेप्थ अगर 150 मीटर से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में आपको प्रोटेक्टिव रूफिंग लगाना पड़ता है केज के ऊपर। और यही वाला बॉटम के बाद कब था, तो 30 मीटर से प्लस अगर शाफ्ट का डेप्थ हो जाता है तो बॉटम में हमको प्रोटेक्टिव रूफिंग लगाना पड़ता है। ये वाला जो डेप्थ वाले सवाल है, कुछ कॉमन सवाल, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। इसके बाद एक और है, आपसे मैंने कहा था कि शाफ्ट का डेप्थ, ठीक है, शाफ्ट का डेप्थ कितना से ज़्यादा हो जाएगा तो हमको एक ऑटोमेटिक स्पीड इंडिकेटर लगाना पड़ेगा। ऑटोमेटिक स्पीड इंडिकेटर क्या होता है कि जो आप स्पीड कर रहे हो, ठीक है, जो आप स्पीड बढ़ा रहे हो घटा रहे हो तो ऑटोमेटिक वो बताता है, आपको उसमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बेसिकली ऑटोमेटिकली वो स्पीड बताता है कि घट रहा है बढ़ रहा है। फिर आप उसको मैनुअली बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर आप उसको एक पर्टिकुलर स्पीड में फिक्स करते हैं तो फिर वो फिक्स मीटर पे ही चलता है, ठीक है। तो स्पीड इंडिकेटर ऐसा तब हम लोग यूज़ करते हैं जब आपका शाफ्ट का डेप्थ 100 मीटर से प्लस हो जाए। शाफ्ट का डेप्थ 100 मीटर से प्लस हो जाए, उस केस में आप क्या करते हो, स्पीड इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हो। अब एक और सवाल है जो आपसे पूछा जा सकता है कि ये आपका मान के चलिए शाफ्ट है, ठीक है, इस शाफ्ट में आप केज चला रहे हो, ओके, तो शाफ्ट का डेप्थ कितना मीटर से ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, बीच में एक जगह पे क्या करते हैं, गटर वटर लगा के पैक करते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, नीचे तक गटर में बहुत सारे स्प्रिंग वगैरह लगाए जाते हैं, नीचे में कुछ डेप्थ तक और भी गड्ढा करके रखते हैं, मतलब कुछ डेप्थ तक और भी शाफ्ट का सिंकिंग करके रखते हैं। इसको बोलते हैं क्लियरेंस। क्या बोलते हैं, क्लियरेंस बोलते हैं। मान के चलिए लैंडिंग हमारा यहाँ है, ये हमारा लैंडिंग है, ठीक है, लैंडिंग नंबर 1, तो यहाँ हमको उतरना है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा नीचे तक शाफ्ट को खोद के रखेंगे, सिंकिंग करके रखेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर कभी भी ओवर वाइंडिंग हो गया, सब ओवर वाइंडिंग कह रहे हैं, कभी भी केज अगर लगातार स्लिप हो गया, फेलियर हो गया, रस्से का स्प्लिटिंग वगैरह हो गया, तो उस केस में क्या होता है, ये केज नीचे आता है और इस गडर से टकराता है और इसमें स्प्रिंग लगा रहता है जो दबता है, और दबने के बाद आप एक पर्टिकुलर नीचे डेप्थ तक जाते हैं। और ये डेप्थ कभी भी कीचड़ या सम्प, ये जो है इसमें सम्प अगर बना रहे हैं उसको, तो इसमें कभी भी पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए, कभी भी इसमें सिल्ट यानी कि कीचड़ जमा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आदमी डूब जाएगा ना भाई। केज में एक तो फंसा हुआ है, केज चारों तरफ से पैक है, उसके बाद अगर इसके नीचे गया तो पानी भरा हुआ है, कीचड़ भरा हुआ है, तो आदमी फंस जाएगा, तो घुट के मर जाएगा। तो इस केस में बहुत दिक्कत हो सकता है। इसीलिए शाफ्ट का डेप्थ जब आपका 300 मीटर प्लस हो जाए, शाफ्ट का डेप्थ अगर 300 मीटर प्लस हो जाए तो इस केस में आप क्लियरेंस कितना रखते हो, आप क्लियरेंस स्पेस जिसको बोलते हो क्लियरेंस स्पेस, ये क्लियरेंस स्पेस रखते हो 7.5 मीटर मिनिमम, 7.5 मीटर मिनिमम आप रखते हो। तो देखो ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो अगर शाफ्ट का डेप्थ की बात करूँ तो मैं जितना मेरे को याद आ रहा था फटाफट वो मैंने आपको बता दिया।
हाँ, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो पूछता है कि कितना मीटर से ज़्यादा डेप्थ हो जाता है शाफ्ट का, तो उस केस में आप क्या करते हो, सेफ्टी हुक लगाते हो। तो सेफ्टी हुक याद रखना यार, सेफ्टी हुक हम लोग फ्रिक्शनल वाइंडिंग में नहीं लगाते हैं। यानी कि एक केज कनेक्टेड है दूसरे केज से, एक रस्सा जो वाइंडिंग रॉप है उसका एक सिरा एक केज से कनेक्टेड है, दूसरा सिरा दूसरे केज से कनेक्टेड है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको फ्रिक्शन वाइंडिंग बोलते हैं। इसको कूपे वाइंडिंग भी कहते हैं, ठीक है। कूपे साहब थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया था, इसीलिए सर कूपे के मेमोरी में इसको हम लोग कूपे वाइंडिंग भी कहते हैं। तो इस केस में कभी भी सेफ्टी हुक, डिटैचिंग हुक आपका ये सब नहीं लगाया जाता है, जो आपका सस्पेंशन गियर वगैरह है इस केस में नहीं लगाया जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ ड्रम वाइंडिंग में लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ ड्रम वाइंडिंग, मतलब सिंगल रस्सा है, सिंगल रस्सा जाके ड्रम से कनेक्टेड है, तो उसको हम लोग ड्रम वाइंडिंग कहते हैं। तो इस केस में लगाया जाता है। कहा गया कि कितना डेप्थ से ज्यादा होने पे हम लोग सेफ्टी हुक लगाएंगे, तो 45 मीटर से जब ज्यादा डेप्थ हो जाता है शाफ्ट का, तो उस केस में हम लोग क्या लगाते हैं, सेफ्टी हुक लगाते हैं, ठीक है। तो ये सब जो डेप्थ वाले क्वेश्चन है ना, दिमाग में आप बैठा लो यार कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, लगातार। कि गाइड रोप हम लोग कब लगाते हैं, कितना मीटर से ज़्यादा डेप्थ होने पे, प्रोटेक्टिव रूफिंग बॉटम में कब लगाते हैं, ऑटोमेटिक स्पीड इंडिकेटर कब लगाते हैं, आपका जो प्रोटेक्टिव रूफिंग है केज में हम लोग कब लगाते हैं, कितना मीटर डेप्थ पे होने पे हम लोग लगाते हैं। इसके बाद ऑटोमेटिक स्पीड इंडिकेटर हम लोग कितना डेप्थ पे लगाते हैं, क्लियरेंस स्पेस क्या होता है, कितना मीटर से ज़्यादा डेप्थ होने पर हम लोग क्लियरेंस इंडिकेटर क्लियरेंस स्पेस लगाते हैं, ठीक है। और सेफ्टी हुक हम लोग कब लगाते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे डाटा है जो आपको याद रखना चाहिए, तोता इससे चार्ट लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आते हैं अगला सवाल पे, ठीक है। देखिए ऐसा है कि मान के चलिए कि ये शाफ्ट है आपका, ठीक है। अब ये एक लैंडिंग है, ठीक है, इसको मैं कह दे रहा हूं लैंडिंग नंबर 1 या लेवल नंबर 1। अब शाफ्ट क्या होता है, शाफ्ट आता है और इसके बराबर में रुकता है, ठीक है, इसके बराबर में शाफ्ट रुकता है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ शाफ्ट को, एक केज डाल देता हूँ इसमें, ऐसा शाफ्ट इसके बराबर में रुकता है। उसके बाद यहाँ से आदमी उतरता है, ठीक है, यहाँ से आदमी उतरता है और फिर इधर की ओर माने कि लेवल 1 की ओर जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग एक फेंसिंग लगा के रखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक फेंसिंग लगा के रखते हैं और ऊपर में एक प्रोटेक्टिव रूफिंग लगा रहता है, इसके ऊपर छत लगा रहता है, टीन टपरी डाल के रखते हैं, ताकि गलती से भी अगर कुछ केज ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, तो कुछ पत्थर वत्थर गिर गया, कुछ मटेरियल गिर गया, तो आदमी को चोट न लगे। तो इन दोनों के बीच का गैप, यानी किसका गैप, जो केज है उससे जो आपका रूफ है उसके बीच का जो गैप होगा, चाहे हॉरिजॉन्टल की बात करो चाहे वर्टिकल की बात करो, ये जो गैप है ये 15 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 15 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप रहेगा तो क्या होगा, उस गैप के बीच में पत्थर घुस जाएगा, लग जाएगा आदमी को चोट, कान का पार फूट जाएगा, तो ऐसा स्थिति हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उससे ज्यादा गैप नहीं रखते हैं, ठीक है, 15 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप हम लोग नहीं रखते हैं। ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, अब समझते हैं, एक और चीज़ समझते हैं। देखिए क्या होता है, रेल की जो पटरी होती है, जो शाफ्ट है, जो केज है, सॉरी केज के अंदर में क्या होता है, रेल की छोटी छोटी 2 पटरियां होती है, जिसके ऊपर में टब गाड़ी को आप खड़ा करके रखते हो, ठीक है, टब गाड़ी को, ठीक है ना। मेरा ड्राइंग बहुत गंदा है, हमको पता है बाबू, ठीक है, तो खाली मोटा मोटी समझो कि देखो टब गाड़ी को हम खड़ा करके रखते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, एक तो ऐसा लॉकिंग सिस्टम होता है जिसको अगर गिरा देंगे तो ये लॉक हो जाता है, ये जो पटरी है, ये पटरी क्या होता है, लॉक हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कुत्ता। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं कुत्ता। जी गाली नहीं दे रहे, इसका सही नाम है, इसको डॉग्स बोलते हैं, ठीक है, डॉग्स बोलते हैं, कुत्ता बोलते हैं। तो पटरी में लगा रहता है वो, मतलब कि जो आपका रेल है, ठीक है, जिसको हम लोग रेल बोलते हैं, है ना, या आपका लाइन है, ट्रम लाइन है, ट्रम लाइन में बेसिकली आपका जो केज है, केज के अंदर में छोटे छोटे 2 ट्रम लाइन मतलब रेल की पटरियां बैठी रहती है, जिसके ऊपर में जो टब गाड़ी है वो आके खड़ा रहता है। और टब गाड़ी में जो चक्के लगे रहते हैं उसको जाम करने के लिए, लॉक करने के लिए हम लोग डॉग्स लगाते हैं, जिसको कुत्ता कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली डॉग्स का क्या काम है, स्टेबल रखना। डॉग्स का क्या काम है, डॉग्स का बेसिकली काम है स्टेबल रखना। ओके, ठीक है, चलिए अब आते हैं रेगुलेशन नंबर 84 पे। रेगुलेशन नंबर 84 पे आते हैं, फटाफट धड़ाधड़ एक एक करके हम लोग समझते चलते हैं। रेगुलेशन नंबर 84 बहुत बड़ा है और बहुत सारे पॉइंट है इसके अंदर में, तो इसको मैं बहुत जल्दी स्किप नहीं कर सकता।
इसको हम लोग एक काम करते हैं, ओपन कर ही लेते हैं और पढ़ते हैं। कुछ पॉइंट तो मेरे दिमाग में आया था तो मैं बता ही दिया हूँ, लेकिन एक बार उसको लाइन बाय लाइन देख लेते हैं तो सही रहेगा। हाँ, मैन वाइंडिंग दिया हुआ है। मैन वाइंडिंग मतलब जब आप कभी भी केज से व्यक्ति को भेजते हैं, आदमी का आना जाना होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैन वाइंडिंग बोलते हैं। देखिए शाफ्ट भी हमारा इसमें आदमी चढ़ा रहे हैं या मटेरियल चढ़ा रहे हैं, उस हिसाब से दो टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला वाला को हम लोग बोलते हैं मेन शाफ्ट, क्या बोलते हैं, मेन शाफ्ट बोलते हैं। दूसरे वाला को हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी शाफ्ट, क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी शाफ्ट बोलते हैं। मतलब जहां से मेन शाफ्ट का मतलब क्या है, अब आदमी को लगेगा कि यार जहां से आदमी आना जाना करे वही मेन शाफ्ट है, नहीं ऐसा नहीं। हम माइनिंग कर रहे हैं, माइनिंग का पर्पस क्या है, ओर निकालना, कोल निकालना, मटेरियल निकालना, तो इसको जिसमें ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेन शाफ्ट। हमारा मेन पर्पस तो ये, इसलिए इसको मेन शाफ्ट बोलते हैं। ऑक्सिलरी शाफ्ट क्या होता है, जिसमें से आदमी आना जाना करे, जिसमें से हमको कोई मटेरियल पहुंचाना रहे, जिसमें से हमको मशीनरी वगैरह पहुंचाना रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी शाफ्ट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी शाफ्ट। ओके, तो अब क्या बोला गया है, हम लोग पढ़ेंगे मेन वाइंडिंग। क्या पढ़ेंगे, मेन, MAN, मैन मतलब आदमी वाला, जिसमें से आदमी आना जाना करे, आदमी मतलब इंसान आना जाना करे, तो उसको हम लोग मेन वाइंडिंग कहेंगे। तो जब इंसान उस केज से आना जाना करेगा तो हमको कुछ ऐसे नियम कानून हैं जो मानने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं, ध्यान में रखने पड़ते हैं। चलिए हम लोग एक एक करके खाली रीडिंग डालते हैं और समझते हैं। सिंकिंग शाफ्ट विंच को छोड़कर अन्य प्रत्येक शाफ्ट या विंच पर आदमी लोड या हार्वेस्ट करने की वाइंडिंग इंजन काम में लिया जाता है। निम्नलिखित कानून लागू होगा। क्या कानून है भैया, मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। देखो, जब कभी भी कोई भी आप वाइंडिंग इंजन लगा रहे हो तो उसमें जितने भी सेफ्टी फीचर्स होते हैं, यानी जितने भी उसके अंदर में पार्ट्स लगाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स, इन सभी पार्ट का आपका स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट हो गया, केज का चेन हो गया, डिटैचिंग हुक हो गया, सेफ्टी हुक हो गया, ठीक है, सेफ्टी हुक हो गया, है ना, आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट हो गया, और भी बहुत जितने भी चीज़ होता है, पूरे सस्पेंशन गियर हो गए, है ना। उसके बाद उसमें जो पुल्ली टाइप का यूज़ कर रहे हैं, जो रस्सा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और भी अगर जो कैपल वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सब के सब का कोई ना कोई कंपनी होगा, कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर होगा, कोई ना कोई आपका बनाने का टाइम होगा, है ना, मैन्युफैक्चरिंग ईयर होगा, कोई ना कोई एक्सपायरी डेट होगा। तो ये सब कुछ हम लिख के रखेंगे, ये सब कुछ ब्यौरा अपने पास रखेंगे, सजिल नंबर परनादर खाते, मतलब कुल मिलाकर के एक बॉन्ड रजिस्टर होगा, उस पर हम लोग पूरा डिटेल लिख के रखेंगे, उसमें अटैच करके रखेंगे, ठीक है। और ये सभी के सभी रीजनल इंस्पेक्टर जो जो इम्पोर्टेंट कहता है, ठीक है, वो सब हमको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या करता है, मैनेजर काउंटर साइन करता है, ताकि मैनेजर का ये जिम्मेदारी बने कि आप बेसिकली एग्जामिन कर रहे हैं कि नहीं उस चीज़ का। और सबसे पहला इंजीनियर या सक्षम व्यक्ति, सक्षम व्यक्ति का मतलब होता है कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन का मतलब होता है, जैसे मान के चलिए मैकेनिकल वाला कोई आदमी है ना, मैकेनिकल का कोई आदमी, उसको पर्टिकुलरली हम रख दिए कि भाई आपका काम है कि आप ये सब चीज़ें देखो, तो उस चीज़ के लिए वो कॉम्पिटेंट पर्सन हो गया। तो सबसे पहला साइन कॉम्पिटेंट पर्सन और इंजीनियर का होता है, ये जिम्मेदार होता है। उसके बाद काउंटर साइन करता है उसमें मैनेजर साहब, ठीक है। इसके बाद कब कब उसको मरम्मत किया गया है, मेंटेनेंस किया गया है, कब इसको खोला गया है, कब उसको लगाया गया है, कब उसके पुर्जे को बदला गया है, ये सब चीज़ भी इसमें लिख के रखेंगे। ओके, उसके बाद इसमें क्या करेंगे, जहां पे ड्रम क्लच लगा हुआ है, ड्रम क्लच क्या मतलब होता है समझाता हूं आपको। जैसे मान के चलिए कि एक शाफ्ट है, ये अलग अलग जगह पे रुकता है, 1 लेवल पे, 2 लेवल पे, 3 लेवल पे और 4 लेवल पे, ठीक है। तो क्या होता है, अगर मान के चलिए कि एक केज है कनेक्टेड, शाफ्ट को मैं बड़ा कर देता हूँ, 1 मिनट रुको, ये है अगर मान के चलिए शाफ्ट, और ये रुक रहा है 1 लेवल पे, 2 लेवल पे, 3 लेवल पे। 3 लेवल बहुत है, इनफ है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये आपका केज है एक ठो, और ये वाला जाके आपका वाइंडिंग रूम में आपका क्या बोलते हैं, पुल्ली वगैरह सबसे अटैच करके एक ड्रम्स बोल रहा हूँ सॉरी, इसमें पुल्ली वगैरह, क्लिप्टन पुल्ली वगैरह होता है, उसमें से अटैच करके ये वापस आती है और दूसरे केज को ऐसे कनेक्ट होती है, ठीक है। तो अब क्या है, मान के चलिए हमको ये दोनों
3 लेवल पे यूज करना है, तो 3 लेवल पे यूज करना है तो यहाँ पे जो क्लिप्टन पुली में रस्सा लपेटा रहेगा हम पूरा खोल देंगे तो हमारा 3 लेवल तक आएगा। मतलब पहला नंबर जो केज है और दूसरा नंबर केज है, दोनों अप डाउन करेगा। एक बार ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, फिर इसमें आदमी चढ़ेगा, तो फिर दूसरा पहला वाला ऊपर आएगा तो उसमें आदमी चढ़ेगा, फिर इसमें आदमी ऊपर में सरफेस में खाली होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, जब हमको 2 लेवल लेके जाना है तो रस्सा तो बड़ा है भैया, रस्सा तो बड़ा है ना, तो हम क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं उसको क्लच करते हैं। क्लच में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा रस्सा होता है 2 लेवल तक के जो लंबाई का रस्सा है वो तो रहेगा, बाकी जब लंबाई का रस्सा है वो वहां पे लॉक हो जाएगा, इंटरलॉक हो जाएगा, क्लच हो जाएगा, बंद हो जाएगा, लपटा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा रस्सा छोटा हो गया। अब ये 2 लेवल तक ही जाएगा, जो रस्सा है पूरा अगर खोल देंगे तो 2 लेवल तक ही जाएगा। तो पहला केज 2 लेवल तक जाएगा, आदमी उसमें चढ़ेगा, ये ऊपर जाएगा तो दूसरा वाला नीचे आएगा, तो फिर ये 2 लेवल पे ही रुकेगा, फिर इसमें आदमी चढ़ेगा। तो इसमें क्या होता है, बहुत जल्दी हेल्प हो जाता है। ठीक है, तो ड्रम क्लच हम लोग कब करते हैं, ड्रम क्लच हम लोग फ्रिक्शन वाइंडिंग हो चाहे ड्रम वाइंडिंग हो दोनों में कर सकते हैं, लेकिन ड्रम क्लच करने के बाद रस्सा जो है लॉक हो जाता है। तो यहाँ पे जो ड्रम क्लच लिखा हुआ है ना, इसको देख के आपको घबराना नहीं है भैया, जो सिंपल चीज़ें मैंने आपको बताया उसमें आपके गियर लगे होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है। अब यहाँ पे एक सिंपल तरीके समझो ना यार, मैं समझाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड रुको। आपको मैं बोलूँगा कि आपको एक बाइक लेना है या स्कूटी लेना है, ठीक है, तो आप बोलोगे कि यार बाइक ले लेते हैं, बाइक गियर वाला होता है, और स्कूटी ले लेते हैं, स्कूटी बिना गियर वाला होता है, बिना गियर वाला। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा इंजन होता है, वाइंडिंग इंजन, ठीक है, जो हमारा वाइंडिंग इंजन होता है, वाइंडिंग इंजन भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा गियर वाला इंजन, जैसे आप बाइक चलाते हो तो पहला गियर दिए, फिर गाड़ी स्पीड बढ़ाए, फिर दूसरा गियर दिए, फिर गाड़ी को स्पीड बढ़ाए, फिर तीसरा गियर दिए, गाड़ी और स्पीड, फिर चौथा गियर दिए, गाड़ी एकदम 120 पे, फिर पांचवा गियर दिए, गाड़ी 150 पे। ठीक है, तो आप गियर दे दे के स्पीड बढ़ा रहे हो। फिर एक होता है स्कूटी है, स्कूटी में आप क्या करते हो, स्कूटी में कुछ नहीं है भैया, सिर्फ क्लच दबाना है, मतलब ब्रेक दबाना है और आपको एक्सीलेटर लेना है, ब्रेक दबाना है, एक्सीलेटर लेना है, इसमें गियर का कोई लफड़ा नहीं है। इसी तरह से जो वाइंडिंग इंजन होता है ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं गियर वाला, एक होता है बिना गियर वाला। बिना गियर वाला जो नाम है, इसको नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्टिंग, डायरेक्ट एक्टिंग बोलते हैं। ठीक है, अभी दोनों के दोनों केस में हमको क्लच का जरूरत पड़ता है। क्लच से हम क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। जैसे ढलान है, ठीक है, कोई रास्ते पे आप जा रहे हो बाइक लेके, गियर वाला आपका गाड़ी है और लगातार नीचे ढलान है, तो आप क्या करते हो, हल्का सा क्लच दबाते हो, गाड़ी को बंद करते हो और अपना तेल बचाते हो। क्लच से आराम से आप गाड़ी धीरे धीरे ढलका के उस ढलान पे आराम से बिना तेल का चल जाता है। फिर क्या होता है, फिर अगर ऊंचाई वाला पोर्शन आता है तो फिर गाड़ी स्टार्ट करते हो, एक्सीलेटर लेते हो, गियर चेंज करते हो और पूरा स्पीड में बढ़ाते हो। ठीक है, तो यही वाला हिसाब किताब होता है हमारा वाइंडिंग सिस्टम में। जब हम केज को नीचे कर रहे होते हैं तो हमको ऑपरेटर, मतलब अगर ड्रम वाइंडिंग है तो हम क्या करते हैं, ब्रेक दबा के पावर बंद कर देते हैं और क्लच दबा के धीरे धीरे हम आपका जो ड्रम है, ये सॉरी केज है, उसको नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटरलॉकिंग वाला जो सिस्टम लिखा हुआ है ना, वो यही है कि भाई इंटरलॉक रहता है एक दूसरे से, है ना, ब्रेक और क्लच का अच्छे से इंटरलॉक रहता है। और ऐसा रहता है कि जब तक हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तब तक क्लच हटा नहीं सकते, हम ब्रेक लगाएंगे तभी क्लच, अचानक से हटा देंगे तो सर से नीचे चला जाएगा ना, तो आदमी जो उसके अंदर है वो भी सर से नीचे चला जाएगा, तो कहीं टकरा उकरा गया तो वो भी आदमी सर से ऊपर चला जाएगा। तो इसीलिए हमको ब्रेक लगाना पड़ता है पहले, फिर हम क्लच हटा सकते हैं। तो ये सब कुछ ऐसा सेफ्टी फीचर है जो समझना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, इसके बाद बोला गया है कूपे वाइंडिंग प्रणाली को छोड़कर बाकी सभी में डिटैचिंग हुक या सेफ्टी हुक वगैरह लगाया जाता है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया, ड्रम वाइंडिंग, कूपे वाइंडिंग, फ्रिक्शन वाइंडिंग, है ना। अब यहाँ पे डिटैचिंग बेल है या प्लेट है। अब ये क्या होता है समझते हैं। जो आपका हेड गियर होता है ना, अरे यार एक मिनट एक सेकेंड, ये देखिए, ये आपका हेड गियर है, अच्छा क्वालिटी का मिल जाए तो मजा आ जाए, नहीं कोई बात नहीं, कोई भी देखो, हाँ ये देखो, ये देखो, ये आपका क्या है, ये आपका एक हेड गियर है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक हेड गियर का स्ट्रक्चर है पूरा। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है एक बेल प्लेट। बेल प्लेट क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, एक यहाँ पे बेल प्लेट होता है और यहाँ पे सेफ्टी फ्यूज वगैरह लगे रहते हैं। ठीक है, सेफ्टी फ्यूज कह रहा हूँ, सॉरी, सस्पेंशन गियर जो होता है ना, जब सेफ्टी हुक इसमें से पार होता है तो सेफ्टी हुक का पिन टूट जाता है और ऑटोमेटिकली जो ओवर वाइंडिंग होता है वो वहीं पे रुक जाता है, अटक जाता है बेल प्लेट के हेल्प से। तो ये जो बेल प्लेट है, यहाँ पे एक रस्सा लटका हुआ रहता है, इसको बोलते हैं रॉप कैपल। क्या बोलते हैं,
और रॉप साइकिल बोलते हैं, सॉरी रॉप साइकिल, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ रॉप साइकिल बोलते हैं। रॉप साइकिल क्या करता है, वो बेसिकली बैलेंस करता है। जैसे आपका केज है, केज में एक एक्स्ट्रा रस्सा का टुकड़ा रहता है, वो रस्सा का टुकड़ा बहुत ज़्यादा हिलता है तो हम समझ जाते हैं कि हमारा केज अनस्टेबल हो रहा है, और उस रॉप साइकिल को देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा स्टेबल केज है या नहीं है, वाइब्रेशन कितना हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो जो रॉप साइकिल है, मतलब जब ये फ्लोर पे खड़ा होता है, जैसे ये फ्लोर है, तो यार सीधा रहो ना लाइन, जैसे ये फ्लोर है, ठीक है, मैं ग्राफिक टैब को उल्टा रखा हूँ इसीलिए मेरा टेढ़ा हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे केज खड़ा है, ये फ्लोर पे खड़ा है, और रॉप आपका बेल प्लेट यहाँ है, ठीक है। तो उस टाइम में बेल प्लेट से जो रॉप साइकिल है, इसके बीच का जो दूरी होगा, ये कितना होना चाहिए, ये दो बातों पे डिपेंड करता है। मैंने आपको कहा ना अभी कि जो वाइंडिंग इंजन होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं गियर वाला, एक होते हैं बिना गियर वाला। तो एक हो गया गियर वाला और एक हो गया बिना गियर वाला। तो जो गियर वाला होता है ना, उसका दुगना कर दो डायरेक्ट एक्टिंग यानी बिना गियर वाला। तो गियर वाला है 3.6 मीटर, तो इसका दुगना कितना हो जाएगा, मोटा मोटी 7.5 मीटर। आपका मोटा मोटी दुगना बोल रहा हूँ ताकि आपको सुविधा हो एग्जाम में। तो अगर गियर वाला लगा रहा है वाइंडिंग सिस्टम, तो जो हमारा बेल प्लेट है वहां से लेके जो आपका रॉप साइकिल लगा रहता है, रस्सा का छोटा सा टुकड़ा लगा रहता है केज के ऊपर में, उन दोनों के बीच का दूरी होना चाहिए 3.6 मीटर अगर गियर वाला है तो। और अगर डायरेक्ट एक्टिंग है तो उस केस में 7.5 मीटर लगा होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ओके जस्ट अ सेकेंड, चलिए मैं फिर से बुक पे आता हूँ, कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, मेरे को यही डर रहता है यार कि कोई पॉइंट मिस हो गया तो मेरे को बड़ा बुरा लगता है कि ये चीज़ में से कैसे छूट गया। हाँ तो ड्रम पर ब्रेक लगाए बिना क्लच नहीं हटाया जा सकता, जो कि मैंने बताया इंटरलॉकिंग रहता है ना। कूपे वाइंडिंग प्रणाली को छोड़कर अन्य सभी प्रणालियों में रस्से, मतलब ये मैंने बताया सेफ्टी हुक वगैरह नहीं लगाया जाता है कूपे वाइंडिंग में, बट ड्रम वाइंडिंग में सेफ्टी हुक, डिटैचिंग प्लेट, डेल प्लेट, ये वो लंथन अकना ढकना लगाया जाता है। इसके बाद क्या बोला गया है कि अगर कोई शाफ्ट की बात करो या विंच की बात करो, तो उस केस में जब रुका हुआ है केज, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, उसमें सेफ्टी हुक का जो होल जहाँ पे रॉप साइकिल लगाया जाता है, वहां से बेल प्लेट के बीच की जो दूरी होगी, अगर गियर वाला इंजन है तो 3.6 मीटर, और अगर डायरेक्ट एक्टिंग है तो 7.5 मीटर ये रहता है, ठीक है। 6.5, 3.6 और 7.5 ये याद रहना चाहिए, पूछता है बहुत बार। इसके बाद आगे क्या बोला गया है, 300 मीटर से अधिक गहराई वाले शाफ्ट या विंज में सबसे निचली लैंडिंग यानी लोएस्ट जो लैंडिंग होता है, डोली के जाने के लिए जगह, जिसको क्लियरेंस स्पेस कहा जाता है, 7.5 मीटर होना चाहिए, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया था। जो मैंने आपको डेप्थ ऑफ शाफ्ट वाला बहुत सारा पॉइंट लिखा है ना, उस पॉइंट को आप खंगाल के देखोगे ना, तो ये चीज़ मैंने बताया कि 300 मीटर ज़्यादा होने पर हम लोग क्या करते हैं, 7.5 मीटर का स्पेस रखते हैं नीचे। और जो सम्प होगा उसमें पानी जमा नहीं होना चाहिए, कोई कीचड़ जमा नहीं होना चाहिए, ताकि ओवर वाइंडिंग वगैरह होता हो तो नीचे जाते हुए टब में जो आदमी है, डोली में आदमी है, वो डूब ना जाए, ठीक है। इसके बाद फिर ये पॉइंट है, 100 मीटर से अधिक गहराई वाली शाफ्ट या विंज में चीफ इंस्पेक्टर द्वारा लिखित शर्तों के अलावा छूट मिलने की अवस्था को छोड़कर ऑटोमेटिक स्पीड इंडिकेटर लगाया जाएगा। जब भी 100 मीटर से ज़्यादा डेप्थ हो जाता है तो ऑटोमेटिक स्पीड इंडिकेटर लगाया जाएगा, ये भी मैंने अभी बताया आपको थोड़ा देर पहले, ठीक है। चलिए 100 मीटर से ज़्यादा होने पे एक और पॉइंट रह गया था, 100 मीटर से ज़्यादा जो शाफ्ट का डेप्थ हो जाता है तो हम लोग एक ऑटोमेटिक कॉन्ट्रावेंस लगाते हैं। ये क्या करता है, जब कभी ओवर स्पीडिंग होता है ना, तो उस स्पीड को ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा के कम कर देता है, और जब ओवर वाइंडिंग होता है, ओवर वाइंडिंग होने वाला रहता है, तो ओवर वाइंडिंग होने से पहले ही वो स्पीड को धीरे धीरे कम हो जाता है, ताकि बेल प्लेट तक पहुंचे ही नहीं, सरफेस से थोड़ा ही ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाए, ओवर वाइंडिंग हमारा बचा जा सके। इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक कॉन्ट्रावेंस, स्वचालित यंत्र बोलते हैं इसको, ठीक है, ऑटोमेटिक कॉन्ट्रावेंस कहते हैं। तो इस केस में क्या करता है, जब कभी हमारा केज पिट बॉटम पे जा रहा है या पिट टॉप पे जा रहा है, ठीक है, सरफेस पे जा रहा है, तो उस केस में क्या करता है, उसका स्पीड को ऑटोमेटिकली कम कर देता है। क्या कर देता है, 1.5 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा रहने नहीं देता है। इसको हमको करने का जरूरत नहीं है कि हम उतना स्पीड करेंगे, ऑटोमेटिक ये कम कर देता है। जैसे ट्रेन में एक सिस्टम होता है कि ट्रेन वाला अगर अचानक से ब्रेक मारेगा ना, तो अचानक से नहीं रुकेगा। अगर आप ट्रेन के अंदर बैठे हो और मान के चलिए आपका मोबाइल गिर गया खिड़की से, ठीक है,
तो आप क्या करोगे, आप चैन खींचोगे। तो जैसे आप चैन खींचोगे तो ऐसा नहीं कि खींचे और बस गाड़ी वहीं रुक गई, नहीं, उसमें ऑटोमेटिकली हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक ऑटोमेटिक लगेगा और ट्रेन धीरे 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 करके रुक जाएगी, ठीक है। मतलब टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा लेकिन फिर भी ऐसा झटका नहीं मारेगा। तो इसी तरह से ऑटोमेटिक कॉन्ट्रावेंस होता है, जब पिट बॉटम या पिट टॉप पे पहुंचते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका स्पीड 1.5 मीटर पर सेकंड कर देता है। किसका काम होता है, ऑटोमेटिक कॉन्ट्रावेंस का। ध्यान दीजिएगा ये सब चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है। चलिए, ऑटोमेटिक जो कंट्रावेंस है या जितनी भी ब्रेक है उसकी जांच की जाती है, महीने में 7 दिन में कम से कम एक बार जांच किया जाता है ना। ये इसमें हम लोग क्या करते हैं, जहां तक केज जहां तक डेप्थ है पूरा शाफ्ट में, मतलब पूरा टिप पिट का टॉप से लेके पिट बॉटम तक हम लोग केज को ऊपर नीचे करके रन आउट रन इन करके देखते हैं। उसके बाद 3 महीना में हम लोग एक बार क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट अच्छा पॉइंट है। जैसे मान के चलिए जो शाफ्ट है इसमें हम लोग मटेरियल वाइंडिंग अगर कर रहे थे, मटेरियल वाइंडिंग में मान के चलिए अगर 3000 टन हम वजन दे के देख रहे हैं कि 3000 नहीं, इसको कम कर देते हैं सुविधा के लिए। जैसे एक केज है, इस केज में जब हम मटेरियल वाइंडिंग कर रहे हैं तो 1000 टन हम वजन डाल के केज को ऊपर नीचे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब मैन वाइंडिंग करेंगे मतलब जब आदमी चढ़ेगा भैया इसमें, जब आदमी चढ़ेगा इसमें, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 60% वजन ही हम लेते हैं, 60% ही हम लोग आदमी वजन पे चढ़ाते हैं। मतलब अगर 1000 टन आप मटेरियल वाइंडिंग कर रहे हैं तो जब मैन वाइंडिंग करेंगे तो जितना मटेरियल वाइंडिंग आप मैक्सिमम कर रहे हैं उसका 60% ही, मतलब 600 टन तक ही वजन हम डालेंगे अगर आदमी चढ़ा रहे तो 600 टन तो बहुत हो जाता है, उतना स्पेस नहीं रहता है, ठीक है। तो हमको 0.2 मीटर स्क्वायर पर पर्सन वाला हिसाब किताब यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है, ओके। और यहाँ पे एक और चीज़ क्या लिखा हुआ है, 3 महीने में कम से कम एक बार 25% ज़्यादा स्पीड में हम चला के देखेंगे कि ऑटोमेटिक डिवाइस जो है ना, ऑटोमेटिक कॉन्ट्रावेंस जो है वो काम कर रहा है कि नहीं। उसका टेस्टिंग वगैरह हम लोग ऐसा करते हैं, 7 दिन में एक बार हम लोग ऊपर नीचे करके देखते हैं और 3 महीने में एक बार 25% ज़्यादा स्पीड से चलाते हैं, ठीक है। बाकी बेसिक बातें लिखी हुई है, ओके। उसका लिखा हुआ है कि ओवर बेंडिंग को रोकने के लिए हम लोग इंडिकेटर वगैरह लगाते हैं, है ना। ड्रम का सर्फ कंपेरेंस से दुगना होना चाहिए। चलो इसको पढ़ लेते हैं यार। क्या है जो आपका ड्रम है, तो ड्रम वाइंडिंग में आप क्या किए हो, रस्सा लपेटे हो 1 राउंड और दूसरा राउंड 2 राउंड रस्सा लपेटे हो। मान के चलिए ड्रम का जो डायमीटर है वो है 1 मीटर, तो 2 राउंड आप रस्सा लपेटे हो तो 2 मीटर। तो जब आपका शाफ्ट का टॉप में यानी सरफेस में आने में 2 मीटर पहले यानी 2 राउंड के बराबर, यानी ड्रम में जितना रस्सा लपेट रहे हो 2 टर्न में जितना भी लेंथ ले रहा है उतना लेंथ के पहले ही हम क्या करते हैं, एक इंडिकेटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एक इंडिकेटर लगाते हैं। उस इंडिकेटर को जैसे वो पार करता है ऑटोमेटिकली हमारा अलार्म बज जाता है, सेंसर आ जाता है हमारे पास, मतलब जो वाइंडिंग इंजन रूम में बैठ रहा है उसको सेंसर आ जाता है। तो उस केस में क्या करेगा, 1.2 मीटर प्रति सेकेंड उसका स्पीड कर देगा, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं रखेगा। क्या मैंने कहा, सुनिएगा ध्यान से। हमने कहा कि अब ड्रम है, ड्रम बाइंडिंग कर रहे तो ड्रम है, उसमें रस्सा लपेटे, एक बार लपेटे 1 राउंड, फिर दूसरा लपेटे 2 राउंड यानी 2 टर्न मान के चलिए। उसका जो 2 टर्न का लेंथ था वो था 2 मीटर। तो आपका जो सरफेस है, सरफेस से 2 मीटर नीचे पे आप एक इंडिकेटर लगा देंगे। जब भी आपका केज उसको क्रॉस करेगा ऑटोमेटिकली सेंसर बच जाएगा, इंडिकेटर जो वाइंडिंग इंजन रूम है उसको इंडिकेट मिल जाएगा और इस पर्टिकुलर दूरी में वो स्पीड को ऑटोमेटिकली 1.52 मीटर पर सेकेंड कर देगा, कम कर देगा। ऑटोमेटिक नहीं होता, सॉरी, इसको कम करना पड़ता है। वाइंडिंग इंजन ड्राइवर क्या करेगा, इसको 1.2 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा स्पीड नहीं होने देगा। हालांकि अगर ज़्यादा हो गया तो फिर यहाँ कौन संभालेगा, ऑटोमेटिक कॉन्ट्रावेंस, जो कि मैंने आपको बताया कि 1.5 मीटर पर सेकंड उसका स्पीड रखता है मैक्सिमम ऑटोमेटिक कॉन्ट्रावेंस, वो ऑटोमेटिकली इसका स्पीड को कम कर देता है, ठीक है। चलिए अब आगे क्या बातें बोली गई है, चलिए देखते हैं। आगे बोला गया है कि जहाँ देखिए जब कभी भी वाइंडिंग इंजन आप चलाते हो, है ना, तो वाइंडिंग इंजन को चलाने के लिए आपको पावर का जरूरत पड़ता है, एनर्जी का जरूरत पड़ता है। तो उसके लिए आप कैसे कैसे चला सकते हो। सबसे पहले तो आज का ज़माना में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके थ्रू चलाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से चला सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते थे, इसके बाद पहले के ज़माना में भाप से चलाते थे, स्टीम से चलाते थे, वेपर से चलाते थे। कोयला को गर्म करते थे, उसका वेपर से हम लोग टरबाइन, ये बेसिकली जो वाइंडिंग इंजन का मोटर है उसको घुमाते थे और उसके बाद उसमें से शाफ्ट क्रैंक वगैरह फिट रहता था, पूरा घूमता था। तो बेसिकली स्टीम से घुमा सकते थे, ठीक है। और
स्टीम से घुमा सकते थे, और हमारा एयर कंप्रेसर से घूम सकता है, एयर कंप्रेसर से भी जो हमारा वाइंडिंग इंजन है वो घूम सकता है। लेकिन बिजली वाला सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला भारत में यूज़ किया जाने वाला सिस्टम है। स्टीम वाला आज भी ईसीएल के बहुत सारी माइंस है जहाँ पे स्टीम से आज भी चल रहा है पुराने ज़माना में, ठीक है। तो कहा गया है कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से चला रहे हैं तो हमको दो अलग अलग पावर सप्लाई दे के रखना है वाइंडिंग इंजन रूम में। अगर मान के चलिए एक हमारा ईसीएल का बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे कोई कंपनी है ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, तो कंपनी का खुद का बिजली है, तो चलो एक तो पावर ये हो गया। दूसरा हमको कहीं और से लेना पड़ेगा पावर, ऐसा है हम ट्रांसफार्मर रख लिए, सॉरी ऐसा है कि हम जनरेटर रख लिए, ठीक है, तो ये भी हमारा एक सोर्स हो गया। तो हमको कम से कम दो पावर का सप्लाई रखना है ताकि एक कट गया तो हम दूसरा से फटाक से आदमी को ऊपर निकाल सके, ठीक है। अब स्टीम वाले की बात अगर मैं करूं, तो स्टीम वाले की बात करूं या एयर कंप्रेसर की बात करूं, तो इसके लिए हमको पर्याप्त साधन रखने हैं कि अगर किसी कारण से स्टीम हमारा फेल हो जाता है तो उस केस में हम लोग कहीं और से कोयला का व्यवस्था, कहीं और से स्टीम इंजन का व्यवस्था, कुछ ना कुछ कर सकता हो। दो अलग अलग हमको सप्लाई रखना पड़ेगा, ठीक है। एयर कंप्रेसर के भी केस में हमको अलग अलग सप्लाई रखना पड़ता है, ठीक है। जब कुपी वाइंडिंग करते हैं उसको छोड़ के बाकी जगह पे हम लोग कैप्स लगाते हैं। तो कैप्स क्या होता है, जो आपका केज है, केज जब सरफेस पे खड़ा होता है तो नीचे से हम लोग इसको सपोर्ट देते हैं, नीचे से आपको एक तरह से सपोर्ट देते हैं, लीवर से कनेक्टेड रहता है, इसको कैप्स बोलते हैं, ठीक है। ये हमेशा ऑन पोजिशन में रहेगा। अगर कुपी वाइंडिंग यानी फ्रिक्शन वाइंडिंग चल रहा है तो उस केस में हम लोग कैप्स नहीं यूज करते हैं, ओके, ठीक है। चलिए, ज़्यादा नहीं है, छोटा मोटा चीज़ है। हमेशा लॉक के सिस्टम रखेगा चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा। जो सरफेस वगैरह है जब आदमी नहीं चलता है तो उसमें ढका हुआ रहेगा केज का, है ना। कोई भी आदमी जब केज में बैठेगा या कोई सामान रखेगा तो देखेगा वो बाहर ना निकला हुआ हो, है ना। जब भी कभी कोई भी आदमी केज में सफ़र करता है तो हम लोग को ऊपर में एक हैंड बार होता है, हैंड बार, उसको आराम से पकड़ के रखेंगे और मजबूती से पकड़ के रखेंगे। और आदमी हमेशा खड़ा होकर यात्रा करेगा। केज में कभी भी बैठ के यात्रा नहीं किया जाता है। क्यों खड़ा होकर यात्रा किया जाता है, क्योंकि अगर कभी गलती से झटका लगेगा तो बैठ के यात्रा करता है तो उसको बहुत जोर से चोट लग जाता है, लेकिन खड़ा होकर यात्रा करेगा तो उसको चोट नहीं लगेगा। घुटने थोड़े से ऊपर नीचे होंगे लेकिन चोट नहीं लगेगा, आराम से वो स्थिर रहेगा। तो इसीलिए हैंड बार को पकड़ के रखता है। फेंसिंग लिया जाता है, उसकी मजबूती फेंसिंग, ठीक है। और फेंसिंग में क्या होता है, जो ऐसे ऐसे करके डंडा होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, और इसके बाद एक वर्टिकल डंडा होता है। तो ये दोनों के बीच का गैप लिखा हुआ है, ठीक है। ये दोनों के बीच का बेसिकली क्या है, डंडे का गैप लिखा हुआ है। क्या गैप है भैया, मैं आपको बता, जस्ट अ सेकंड मैं बता देता हूँ, एक मिनट। जो आपका वर्टिकल वाला है, इसके बीच का जो गैप है वो है 25 सेंटीमीटर। जो फेंसिंग आप लगाते हो हर लेवल पे, उसमें फेंसिंग में आप ऐसा फेंसिंग लगाते हो जिसमें दो वर्टिकल वाला जो लाइन है, रॉड है, उसके बीच का डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर, और जो दो आपका हॉरिजॉन्टल वाला रॉड है उसके बीच का डिस्टेंस होता है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हो, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। 30 मीटर से ज़्यादा गहरा हो जाएगा तो उस केस में हम लोग विंज या छत डोली होने पर नियम लागू नहीं होगा। अगर 30 मीटर से ज़्यादा हो जाता है उस केस में आप जो फेंसिंग है उसको अलग डिजाइन कर रख सकते हो, ठीक है। 60% वाला जो मैंने बता दिया है कि 60% अगर आदमी चढ़ता है तो 60% ही वजन डालेंगे, जितना मटेरियल वाइंडिंग ले रहा है उससे 60% उतना ही डालेंगे, ठीक है। अब आते हैं रेगुलेशन नंबर 85 पे। ये भी छोटा सा है, मल्टी डेक चार्जिंग, टेंडम केस और मल्टी डेक केस। समझाता हूँ मैं आपको। एक होता है टेंडम केस, ये सब नाम आप शायद सुने हो नहीं सुने हो, और एक होता है मल्टी डेक केज। समझिएगा, देखो ऐसा है, जो बड़े बड़े माइंस होते हैं ना, अंडरग्राउंड माइंस है, बहुत बड़ा बड़ा शाफ्ट चल रहा है, तो उस केस में क्या होता है, टेंडम केज क्या होता है समझिएगा। टेंडम केज मतलब होता है एक सिंपल केज जिसमें आदमी खड़ा है, हैंडल को पकड़ के और आराम से ऊपर नीचे जा रहा है, तो इसको बोलते हैं टेंडम केज। सिंपल केज है, एक फ्लोर का केज है। लेकिन मल्टी डेक केज में क्या होता है, मल्टी डेक केज जो बड़े बड़े माइंस होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा केज होता है वो 2 फ्लोर का 3 फ्लोर का होता है, मतलब नीचे में भी आदमी खड़ा है, ठीक है, नीचे में भी आदमी खड़ा है, बीच में आपका हार्ड पार्टीशन होता है, ठीक है, हार्ड मेटल का मटेरियल का बना हुआ पार्टीशन होता है ना। उसके बाद ऊपर में भी आदमी खड़ा है, केज में ही है भाई, ये केज ही है।
केज के अंदर की बात कर रहा हूँ, 2 फ्लोर का केज है, 2 कंपार्टमेंट का, जैसे डबल डेकर बस होता है ना, बिल्कुल वैसा ही इसमें ऊपर में भी आदमी खड़ा है, नीचे में भी आदमी खड़ा है हैंडल को पकड़ के। तो इसको बोलते हैं मल्टी डेक केज। क्या बोलते हैं इसको? मल्टी डेक केज बोलते हैं। इसको ऐसे जगह पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे मैन पावर बहुत ज़्यादा हो। मैन पावर जब बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करना पड़ता है तो उस केस में हम लोग मल्टी डेक केज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगल डेक केज में हो सकता है कि आप 10 से 12 आदमी या 16 आदमी एक बार में ले जा सकें, लेकिन मल्टी डेक केज में सबसे पहले तो लेंथ भी ज़्यादा होता है, एरिया भी ज़्यादा होता है, ठीक है। ऊपर से क्या होता है उसमें इंटू 2 यानी कि 2 गुना या 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म लगा के या 2 तल्ला 3 तल्ला आप ले जा सकते हो। तो आपका आदमी अच्छा खासा बढ़ जाता है। 50 इंटू 2 यानी 100 आदमी एक बार में ऊपर जा रहा है, तो दूसरा वाला नीचे आ रहा है तो उसमें 100 आदमी नीचे जा रहा है। तो ऐसे करके 200-100 आदमी को डायरेक्टली हैंडल करता है वो, ठीक है। तो इतना बड़ा कैपेसिटी हो जाता है, इसलिए मल्टी डेक केज का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, बहुत जगह पे करते हैं। चलिए अब आते हैं इसमें, एक से अधिक तल्लों वाली डोलियां, मल्टी डेक जिसको हम लोग कहते हैं, जहां एक डोली के 2 या अधिक तल्ले जिसको डेक कहते हैं एवं सभी एक साथ काम में आते हैं, वहां लैंडिंग का प्रत्येक तल्ला मुख्य लैंडिंग के ऊपर में इफेक्टिव सिग्नलिंग, मतलब वहां पे आदमी सिग्नल लेके खड़ा रहता है, वहां पे सिग्नल देता है ताकि जो नीचे वाला तल्ला है, जैसे नीचे वाला तल्ला है वो सरफेस के बराबर में खड़ा था तो आदमी मस्त उसके ऊपर गया, खड़ा हो गया। फिर इसके ऊपर वाला क्या करेगा, जो सिग्नल बजाएगा, घंटी बजाएगा, तो वो थोड़ा सा नीचे करेगा ताकि दूसरा वाला आदमी उस पर चढ़ सके। तो ऐसा कर करके पूरा सिस्टम काम में करता है ना। फाटक वाटक बंद कर देता है, प्रॉपर इसमें सेफ्टी अरेंजमेंट होता है, इसमें अलग से बहुत सारे सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें। इसके बाद बोला गया है वाइंडिंग ऑफ मटेरियल। जब मटेरियल का वाइंडिंग करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, तो उसमें बोला गया है कि कैचेज, जो मैंने बताया था ना कि सेफ्टी कैचेज वगैरह, है ना, डॉक्स वगैरह, इफेक्टिव कॉन्ट्रावेंसेस, ये सब का हम लोग ये लेते हैं, उचित सेफ्टी लेते हैं, ठीक है। डोली वोली हम लोग साफ रखते हैं, बकेट वगैरह हम लोग साफ रखते हैं। इतना ऊंचाई का ज़्यादा माल उसमें, ऐसा नहीं कि बकेट है, बकेट के बहुत ऊपर तक माल भर के रखें, वैसा नहीं करते हैं। प्रॉपर हम लोग उसको भर के रखते हैं, ओवरलोडिंग वगैरह नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको बॉ से बांध के, मतलब बॉ मतलब होता है चेन। अगर हम लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हैं केज को, केज के अंदर में अगर बकेट डाल के, बकेट में मान के चलिए कोयला है या मटेरियल है और भरा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बॉ से, चेन से बांधेंगे। या कोई भारी सामान है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, चेन से बांधेंगे। या कभी कभी ऐसा होता है कि केज के ऊपर हमको रेल का पटरी डाल के भेजना है, तो उसको हम रेल का पटरी को क्या करेंगे, चेन से बांधेंगे, रस्सा से बांधेंगे। प्रॉपर इसको बांध के फिक्स करके धीरे धीरे सिग्नल का सिग्नल मैन का मदद से हम लोग भेजते हैं, ठीक है। ओके, चलिए आज इतना ही रखते हैं। अगला क्लास में हम कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर खत्म हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, ठीक है। 1 या 2 क्लास में इसको मैं निपटा दूंगा, क्योंकि एक दिन में बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें बताना सही नहीं है। आपके दिमाग में घुसे नहीं घुसे वो भी चीज़ें मैटर करती है ना। तो आज इतना ही रखता हूँ। और एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ यार, देखो ये जो पीडीएफ है ना, बहुत सारे बच्चे इस पीडीएफ का डिमांड कर रहे हैं कि सर जो अंडरलाइन किया हुआ है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट लिख दिया ना। इसमें क्या है कि एक बार आप मेरे से पढ़ लिए ना वीडियो पे, आप अगर इस वाले पीडीएफ को भी अपने से पढ़ोगे तो इसमें देखो मैंने बहुत सारे पॉइंट लिख दिया है ना। ये खाली पॉइंट को पढ़ोगे या अंडरलाइन पोर्सन जो है, मेन चीज़ों को जो मैं अंडरलाइन किया हूँ, इसको खाली पढ़ोगे तो आपका टाइम बचेगा। एक पेज को पढ़ने में मुश्किल से आपका 2 मिनट लगेगा, है ना। ऐसे करके 10 पेज पढ़ने में मुश्किल से आपको 20 मिनट लगेगा, तो इसमें आपको बहुत टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये पीडीएफ को मैं आपका डाल दूंगा। यही एक तरह से नोट्स है, क्योंकि इसमें अंडरलाइन कर दिया, सारे पॉइंट्स लिख दिया, तो एक तरह से यही नोट्स है। तो एमएमआर का नोट्स जो है वो आप ये जो फोल्डर है एमएमआर वाला, उसमें मैं धीरे धीरे डाल दूंगा, जहाँ तक मैं पढ़ाया वहाँ तक का पूरा डाल दूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय हिंद।